बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामीन, आज की कहानी का उन्वान है जिंदा रूह। मेरा नाम कलीम है। 10 साल कबल मेडिकल डॉक्टर की डिग्री मिली थी। प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुकम्मल डॉक्टर तस्लीम कर लिया गया। मेरे वालिद साहब बाहिम्मत थे, थके नहीं। उन्हें थकन तब हुई जब उन्होंने मेडिकल की डिग्री मेरे हाथ में देखी और आराम करने कब्र में हमेशा के लिए चले गए। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। वालिद की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया। बड़ी तंग दस्ती के बाद कुछ रकम पसंदाज करके एक दरमियाने तबके के इलाके में एक जगह किराए पर हासिल की और क्लिनिक कायम कर लिया। ऐसी जगह पर क्लिनिक कायम करना ज्यादा मुश्किल काम न था। वहां पर ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं होती। दरमियाने इलाके के मरीज 50 और 60 वाले मरीज होते हैं। छोटा इलाका था, इसलिए लोग एक दूसरे से बिल्कुल बेनियाज न थे। जल्द ही लोगों में सलाम दुआ शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्लिनिक में आना शुरू कर दिया। लोग चूंकि गरीब थे, इसलिए मेरी फीस बहुत कम और मुनासिब थी। जिस जगह पर मेरा क्लिनिक था, वहां से कुछ फासले पर एक पुराना कला था। किसी जमाने में कला इंतहाई शान शौकत से अपने अंदर निहायत दबदबा रखता, लेकिन अब खंडरात के सिवा कुछ न था। बस्ती में कले के मुतालिक इंतहाई अजीबो गरीब बातें मशहूर थीं, जो कि मुझे मरीजों की जबानी मालूम होती। मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना। मुझे तरक्की करनी थी और पैसा कमाना था और शहर के पोश इलाके में अपना क्लिनिक कायम करना था। इसलिए इन दास्तानों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता। लोग निहायत सादा और पुरखलूस थे। रात देर तक बैठता ताकि लोगों के दिलों में अपना मकाम और बना सकूं। उस रोज मौसम निहायत अबर आलूद था। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जो वक्फे वक्फे से तमाम दिन तक जारी रही। इसलिए क्लिनिक में मरीजों की तादाद बहुत कम थी। फिर 5 बजते बजते मोटी मोटी बूंदों से बारिश शुरू हो चुकी। लोग बारिश के पेश नजर घरों में दुबक चुके थे। सिर्फ मैं था जो क्लिनिक में बैठा बेचैनी से वक्त गुजार रहा था, और फिर बोर होकर क्लिनिक से बाहर आ गया और कुर्सी डालकर बैठ गया। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरे घर जाने के तकरीबन सारे इम्कानात मादूम हो चुके थे। बारिश बरसती जा रही थी और इतने में ही 8 बज गए। मैं क्लिनिक बंद करने का सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी जानिब आ रहा है। अंधेरे में पानी में किसी के चलने की आवाज से अजीब तासुर उभरा। कुछ देर के बाद वो शख्स मेरे सामने खड़ा था। इतनी बारिश में किसी अजनबी का आना हैरत अंगेज था। मैंने उस शख्स को गौर से देखा। वो एक मुअम्मर शख्स था। बारिश में उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैं उसके जानिब देख रहा था। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जाबिर है। जी, क्या खिदमत करूं आपकी? मैंने कहा। साहब, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसे आपकी मदद चाहिए। जाबिर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ओह, क्या बीमारी है उसको? ये तो आप ही बता सकते हैं उसका मुआयना करके। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने अपना बैग तैयार किया और उसके साथ चल दिया। बारिश थम चुकी थी, हवा भी बंद थी। जैसे ही मैं उस शख्स के साथ गली के कोने पर पहुंचा, गली के नुक्कड़ पर बैठा आवारा कुत्ता यकायक भौंकने लगा और मुसलसल भौंके ही जा रहा था। दफातन निहायत अजीब सी बात हुई। जैसे ही जाबिर ने कुत्ते की जानिब देखा, कुत्ता यूं खामोश हो गया जैसे किसी चलती गाड़ी को ब्रेक लग गई हो। कुत्ता यकायक जाबिर की जानिब देखे ही जा रहा था। अचानक कुत्ता मुड़ा और दूसरी जानिब भाग गया। जाबिर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो आगे बढ़ गया। जाबिर मेरे कदम ब कदम चले जा रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि जाबिर बस्ती जाने के बजाय पुराने किले के खंडरात की जानिब जा रहा है। उसी लम्हे मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया, जिसे मैं कोई मायने ना दे सका। क्या तुम बस्ती में नहीं रहते? मैंने पूछा। नहीं डॉक्टर, हम पुराने किले के पास रहते हैं, जाबिर ने खुश्क लहजे में कहा। वहां तो आसेब रहते हैं, मैंने शक भरे लहजे में कहा। बाबू, आप डॉक्टर होकर इन बातों को मानते हो?
बात यह है कि बस्ती वाले हमें पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने आसेब की मनगढ़ंत कहानियां उड़ा दी हैं। जाबिर के लहजे में उदासी थी। फिर मैंने जाबिर से बिल्कुल नहीं पूछा कि वो क्या बात है जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते। चलते चलते जाबिर फिर से गोया हुआ। डॉक्टर बाबू, हम अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत अरसे से बीमार है, बस उसका इलाज कर दें। अल्लाह मालिक है, डॉक्टर तो वसीला होते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल। वो सर हिलाकर बोला। कुछ ही देर में कले के आसार दिखाई देना शुरू हो गए, लेकिन जाबिर कले के अंदर दाखिल होने के बजाय उसके दाएं जानिब चल पड़ा। दीवार के साथ कुछ कच्चे मकान थे। चलते चलते जाबिर एक मकान के आगे रुक गया। मकान बाहर से देखने में बहुत खस्ताहाल मालूम होता था, लेकिन अंदर दाखिल होते ये एहसास बिल्कुल जहन से निकल गया। सहन अबूर करके हम कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। खासा कुशादा मकान था। मैं बूढ़े के पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल हो गया जहां मरीजा थी। छोटा सा कमरा था। कमरे के बाएं जानिब एक चारपाई पर सफेद चादर ओढ़े कोई लेटा था। उसके बराबर दरमियानी उम्र की एक औरत बैठी थी। औरत के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। डॉक्टर साहब को ले आया हूं, जाबिर ने मुखातिब करते हुए कहा। अच्छा, औरत ने अजीब से लहजे में कहा। कदर तवक्कुफ के बाद औरत बोली, काश तुम डॉक्टर को पहले ले आते। क्या मतलब? जाबिर के बजाय मैंने जवाब दिया। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये पागल है। बकवास मत कर और अंदर जा। जाबिर निहायत गुस्से से औरत की जानिब देखकर बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को देखें। ठीक है। और मैंने आगे बढ़कर सोने वाली के चेहरे से चादर हटाई तो देखता ही रह गया। वह मंजर इतना ही ताबनाक था जैसे मेरी आंखें रोशन हो गई हों। सुलगता चेहरा, हद दर्जा मासूमियत, बंद आंखें जिनमें छुपी कायनात की खूबसूरती, सुराहीदार गर्दन और बड़ा ही खूबसूरत चेहरा। मैं उसको दीवानों की तरह देखता ही जा रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसका बाप क्या सोचेगा। दफातन मुझे अपना फर्ज याद आ गया। मैंने चौंक कर उसके माथे पर हाथ रखा। एक लम्हे के लिए मेरा हाथ काम किया। मुआयने से एक बात जाहिर हुई कि तमाम एज़ा ठीक से काम कर रहे थे। दिल की धड़कन, खून की रवानी, लेकिन जिस्म हद दर्जा ठंडा था। ताज्जुब है, मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। ये इतनी सर्द क्यों है? बारिश से तो मैं और आप आए हैं। मैंने हैरत से कहा। वो जी मुझे नहीं पता। जाबिर गिड़गिड़ा सा गया। साफ महसूस हो रहा था कि वह मेरे सवाल से घबरा गया है और वजह जानता है। इसी असना में लड़की की मां कमरे में दाखिल हुई। ये कितने अरसे से बीमार है? मैंने लड़की की मां से पूछा। वो जी काफी अरसा हो गया है। वो एकदम बोली, इनका जिस्म सर्द है, क्या यही कैफियत रहती है? मैंने पूछा। वो जी इसका जिस्म तो। तू चुप रहे, अंदर जा। जाबिर ने बाट काटते हुए उसको बोला। जाबिर की बीवी अंदर जाते हुए मायनेखेज निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं उन नजरों का मफहूम समझने से कासिर था, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। डॉक्टर साहब, आप प्लीज दवा दें और उसकी बातों पर ध्यान न दें, जाबिर बोला। मेरे मुआयने के मुताबिक लड़की बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ कमजोरी थी और जिस्म सर्द था। बहरहाल मैंने नुस्खा तैयार किया और इंजेक्शन लगाया और वहां से वापस आ गया। मैं तमाम रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। कभी नींद आती, कभी चौंक कर उठ जाता। अगले रोज मैं क्लिनिक में पहुंचा। आज इत्तेफाकन कोई मरीज नहीं आया था। शाम हो गई। तकरीबन 7:10 हुए थे कि मैंने क्लिनिक पर एक बुर्कापोश खातून को देखा। वो कोई मरीजा थी जो अपना इलाज करवाने की नीयत से आई थी। वो सर से पांव तक बुरके में ढकी हुई थी। सिर्फ 2 आंखें थीं जो दिखाई दे रही थीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक इंतहाई सुरीली आवाज मेरे कुव्वत समाज से टकरा गई। मैंने अंदाजा लगाया कि वह 20-22 साल के दरमियान होगी। जी, आप अंदर तो आ चुकी हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह सॉरी,
वो क्लिनिक में मरीजों वाली जगह पर बैठ गई। जी, क्या बीमारी है आपको? मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने अपना नकाब उलट दिया। उसकी चांद सूरत को देखते ही मेरा दिल हलक में आ गया। वो वही लड़की थी, वही सूरत थी जिससे मैं मोहब्बत कर बैठा। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा। वो जवाब देना चाहती थी कि मेरा कंपाउंडर कमरे में दाखिल हो गया। फिरोज के इस तरह आने से मुझे काफी झंझलाहट हुई। उसने फौरन नकाब पलट दिया। मैंने फिरोज को गुस्से से देखा और कुछ कहने ही वाला था। डॉक्टर साहब, एक बूढ़ा आया है, अंदर आने की जिद कर रहा है, उसने जवाब दिया। चलो देखते हैं। मैं कंपाउंडर के साथ दरवाजे की जाने बढ़ा। फिर ख्याल आया उससे मुआवजत तो कर लूं। जैसे ही पलटा वह वहां पर ना थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये कहाँ गई? मैंने फिरोज से पूछा। डॉक्टर साहब, यहां तो कोई भी ना था। आप अकेले थे जब मैं अंदर आया। आपसे पूछने कि बूढ़े को अंदर भेज दूं? पुराने कले की रूह ने आप पर भी असर कर दिया है शायद। फिरोज मुस्कुराकर बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ख्यालात इस कदर कवि भी हो सकते हैं कि वो मुजस्सिम रूप में मेरे सामने आ सकती है। दिल मानने को तैयार न था, मगर क्या यह सच था? दफतन मैंने बूढ़े जाबिर को अंदर आते देखा। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। वो बड़े एहतराम से मेरे सामने बैठ गया। उसकी तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। शमा की हालत काफी बेहतर है। मुझको यकीन है वो आपके इलाज से ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको लेने आया हूं। अच्छा, ठीक है, चलो। कुछ देर के बाद हम दोनों मरीजा के सामने थे। जाबिर की बीवी आज भी मरीजा के पास मौजूद थी। मैंने देखा कि जाबिर ने उसको तेज नजरों से घूरा, जिसके बाद औरत के चेहरे पर तल्खी खिल उठी और वो उठ गई। आज लड़की जाग रही थी और आंखें बंद किए बैठी थी। कैसी हो? कैसा महसूस कर रही हो? अच्छी हूं। मेरे कानों में शिरीनी सी घुल गई। मैंने जल्दी जल्दी उसको चेक किया। जिस्म में काफी हरारत थी। जल्द अज जल्द उसको इंजेक्शन लगाए और तसल्ली के कलमात बोलकर बूढ़े के साथ वापसी को तैयार हो गया। बाहर आकर जाबिर ने जेब में हाथ डाला और मुझको कुछ दिया। मैंने देखा वो 2000 रुपए थे। जाबिर, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं बाबू, हम तो बस तलबगार हैं। किस चीज के तलबगार? मैंने सवाल किया। डॉक्टर, शमा अगर ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, समझे? और आगे से सवाल मत पूछना। उसने खुश्क लहजे में मेरे सवाल को काट कर कहा। मैं डॉक्टर था, मेरा काम मरीज को अच्छे से देखना था। जाबिर की बात सुनकर दिलो दिमाग में तलखी तो घुल गई, लेकिन शमा का सोचकर सब तलखी शिरीनी में बदल गई। सो उसका यह कहना कि वो मेरी जिंदगी बना देगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? उस रात भी उन दोनों के बारे में ही सोचता रहा। ना जाने क्यों जाबिर इतनी हैसियत रखने के बावजूद उस इलाके में रहता है। सोचता रहा, दिमाग उलझता रहा। फिर उसकी बीवी का पुरस्कार रवैया याद आया, लेकिन कुछ समझ ना सका। तीसरे दिन भी जाबिर मुझे लेने आया। आज जब मैं उसके साथ घर पहुंचा तो लड़की की हालत काफी बेहतर थी। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। कैसी हो शमा? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वह चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने हाथ की उंगली से जाबिर की जानिब इशारा किया। जाबिर ने अस्बात में सर हिलाया। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? उसने पूछा। सवाल खासा दिलचस्प था। अमूमन मरीज ऐसे सवाल नहीं करते। लड़की के सवाल में खासी बेतकल्लुफी का आंसर था। कलीम गुज्जर। मैंने मुस्कुराकर कहा। दूध वाले हैं आप? वह मुस्कुराई। नहीं नहीं, ये तो हमारी जात है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ से काफी दूर रहता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। और बाबा आपको कहाँ मिले? तुम्हारी बस्ती में ही एक छोटा सा क्लिनिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम पहले से काफी बेहतर हो। एक आध दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। ऐसा कभी ना होगा डॉक्टर साहब, वो इंतहाई ठोस लहजे में बोली।
اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے جابر اور اس کی بیوی کی جانب دیکھا۔ ان دونوں ہی کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے جن میں ندامت اور شرمندگی مجھے محسوس ہوئی۔ کیوں نہ ہوگا؟ میرے علاج میں کوئی کمی تو نہیں؟ مگر میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیوں؟ میں ہونکوں کی مانند ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ دفعتاً مجھے اپنے کلینک والی شام یاد آ گئی جس میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں علاج نہیں کروانا چاہتی، اور اس کی آمد کو میں اپنا تخیل اور وہم سمجھا۔ کیا شمع واقعی کلینک میں آئی تھی؟ اگر آئی تھی تو وہ غائب کہاں ہو گئی؟ یہ دونوں میاں بیوی اب مجھے پر اسٹار معلوم ہو رہے تھے۔ کیا ان دونوں نے اپنی بیٹی پر کسی قسم کا ظلم کیا تھا، یا پھر اس کو قید کر کے رکھا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک نہ ہونا چاہتی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر کلینک کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی ہو۔ اس وقت میں نے دھیان نہ کیا تھا اس بات پر۔ کیوں ٹھیک نہیں ہونا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ ان دونوں سے پوچھیں۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کی جانب اشارہ کر کے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے گہری سانس لی اور دونوں کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا۔ ایسا مت کہو بیٹی، جابر کی بیوی بولی۔ بیٹی مت کہو مجھے، شمع زہر خون لہجے سے بولی۔ جابر پشیمانی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جانتی ہوں کہ میرے ماں باپ میری صحت کے کتنے خواہش مند ہیں۔ نہیں بیٹی، ایسا مت کہو، ہم شرمندہ ہیں، بوڑھا نرم مگر درد بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں بابا، تم نے اپنا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ تمہاری شرمندگی کیا وقت کو واپس نہیں لا سکتی؟ شمع ٹھیک ہو جاؤ، شمع ٹھیک ہو جاؤ، ہم بہت باتیں کریں گے، میں نے اسے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ میں جیسے ہی انجیکشن لگا کر ہٹا، اس نے میرے کان میں کہا، کل مجھے پرانے قلعے میں ملنا۔ جملہ نہایت آہستگی سے کہا گیا تھا۔ پرانا قلعہ آصف زدہ مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا اس میں روحیں موجود ہیں، اور وہ روحیں بھٹکی ہوئی ہیں۔ لیکن شمع کا مجھے اس قلعے کے اندر بلانا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے پرانے قلعے سے منسلک تمام روایات یاد آنے لگیں۔ بہرحال میں دوسرے دن 1 بجے قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ قلعے کے اندرونی حالات کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ قلعہ باہر سے جتنا شکستہ نظر آتا، مجھے یقین تو نہ تھا کہ شمع بھی قلعے کے اندر آئے گی، کیونکہ وہ کافی بیمار تھی۔ بقول اس کے والدین کے وہ چل پھر بھی نہ سکتی تھی۔ لیکن اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ شمع مجھے ایک بڑے پتھر کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس وقت وہ بالکل کوئی پری نظر آ رہی تھی۔ میں بھی اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی میرے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جابر، جو کہ میرا باپ ہے؟ اس کے لہجے میں نفرت گھلی تھی۔ وہ بہت بے شرم انسان ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ میری بات سن کر شمع کے چہرے پر اداسی طاری ہو گئی۔ تم سوچ رہے ہو ڈاکٹر کہ میں کیسی بیٹی ہوں جو اپنے باپ کو برا کہہ رہی ہوں؟ شمع نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے حسین چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی۔ آج میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میری بیماری میں ایک کہانی پوشیدہ ہے، قلعے کی کہانی، وہ بولی۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا اور قلعے کی ساری آصفی کہانیاں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی ایک سرد لہر میرے اندر ڈول گئی۔ تم نے دوا نہیں لی؟ میں نے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے قلعے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ یہ بات میرے علم میں نہ تھی کہ قلعے کے اندر بھی ایک آبادی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکانات چاروں جانب موجود تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں چہل پہل بھی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ یہاں سے وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ اس قلعے کا رہائشی آج تک کوئی مریض میرے پاس نہیں آیا۔ شمع میرا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک آدمی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر
मुझे झुरझुरी सी आ गई। उसका चेहरा निहायत अजीब और खौफनाक था। शोलों की तरह दहकती आंखें बड़ी खौफनाक मालूम हो रही थीं और वो खूनख्वार नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। उसका घूरने का अंदाज इंतहाई डरावना था। इस तरह घूरता देखकर मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके होंठ हरकत में आए। वो कुछ कहना ही चाहता था कि शमा उसके और मेरे बीच में आ गई। मैंने देखा कि शमा को देखकर उसके चेहरे पर तखय्युर के आसार नमूदार हुए। ये मेरे साथ है, शमा ने कहा। इतना सुनना था कि वो शख्स सामने से हट गया और शमा मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। डॉक्टर साहब, ये पागल था। बीवी की मौत के सदमे ने इसे ऐसा कर दिया है। हर अजनबी को अपनी बीवी का कातिल समझता है, शमा ने मुस्कुराकर कहा। ना जाने क्यों शमा की बात मुझे बेवजह नजर आई और मुझे ऐसा लग रहा था कि शमा कुछ छुपा रही है। ये उसकी शख्सियत का दूसरा रूप है। ना जाने मैं किस किस्म के खेल का हिस्सा बन रहा था। वह मुझे लेकर एक छोटे से मकान के दरवाजे पर रुक गई। उसने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी आवाज उभरी। कौन है? शमा, शमा ने जवाब दिया। उसका नाम सुनते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र कोई 65 बरस तक होगी, मामूली लिबास में मलबूस थी। आओ बेटे आओ, उसने प्यार भरे लहजे में कहा। शहबाज कहाँ है माँ जी? अपने कमरे में होगा, शायद सो रहा है, बुढ़िया ने जवाब दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर कम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। कमरे की मध्यम सी रोशनी में चारपाई पर कोई सोया हुआ दिखाई दे रहा था। शमा ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर से चादर हटा दी। वो एक खूबसूरत नौजवान था। चेहरे पर भरी भरी सी दाढ़ी थी। चेहरे को देखकर अंदाजा हो गया कि ये नौजवान ठोस किरदार का मालिक है। वो नौजवान इस कदर गहरी नींद में था, चेहरे से चादर हटाने के बावजूद भी ना उठा। ना जाने क्यों उसके चेहरे पर जिंदगी नजर न आई। तब शमा ने मेरे जानिब देखा और गहरी सांस लेकर उसके जिस्म से चादर हटा दी। दूसरे ही लम्हे हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नौजवान के दिल की जगह पर बड़ा सुराख था, जिससे खून निकलकर जम चुका था। ये सब क्या है? मैंने खौफ से पूछा। ये मर चुका है, शमा ने पुरसकून लहजे में कहा। मगर मगर किसने मारा इसे? मैंने खौफ से पूछा। जाबिर ने इस गरीब को मार दिया है और इसकी मां समझती है ये सो रहा है। इसकी सजा इतनी थी, ये मुझसे मोहब्बत करता था, उसने अफसरदगी से कहा। जब उसने ये लफ्ज कहे तो उसी लम्हे मेरी मोहब्बत का महल जमीन बोस हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर कयामत टूट पड़ी हो। वो मेरे जज्बात से बेखबर बोलती रही। शहबाज और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं उसकी बचपन की मंग थी। हमारे नन्हे मुन्ने जहनों में ये बात डाल दी गई थी कि हम एक दूसरे के लिए हैं। जब हम बड़े हो गए तो एक दूसरे को दिल से चाहा। शहबाज के माली हालात हमसे अच्छे ना थे। अलबत्ता जाबिर के शहर में कपड़े की दुकान थी। मुझे घर में पढ़ाने को एक मास्टर आया करते थे, इसलिए खासा लिख पढ़ गई थी। शहबाज और मेरी मंगनी उस वक्त हुई जब हमारे पास पैसा ना था। जब पैसा आया तो बाबा अपना वादा भूल गया और उसने वो रिश्ता तोड़ दिया और हमें लेकर शहर आ गया। मैं रोते हुए, ना चाहते हुए वहां से शहर को आ गई। जिस जगह बाबा ने मकान खरीदा वो निहायत अमीर लोगों का मोहल्ला था। बाबा की हैसियत बदल गई, लेकिन मेरे दिल में शहबाज उसी तरह बसता रहा। शहर में एक रोज मेरी मुलाकात बी अम्मा से हुई। बी अम्मा बी अम्मा इल्म नजूम में माहिर थीं। बी अम्मा से मुलाकात सकीना के तवस्सुस से हुई, जो हमारे घर काम करती थी। जब उसने मुझे अफसरदा देखा तो बी अम्मा से मिलने को कहा। वह जिस बस्ती में रहती थी, बी अम्मा भी वहीं अपना कारोबार करती थी। पहले पहल तो बी अम्मा ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। चली जा, चली जा, यहाँ मोहब्बत के मारों की दवा नहीं होती। मेरी मदद करो,
میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے رو دینے والے انداز میں کہا، جا، مر جا۔ بی اماں دیوانوں کی طرح ہنسی۔ اتنا سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مت رو، 2 دن کے بعد میرے پاس آنا، بی اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے چلے جانے کو کہا۔ بی اماں نے 2 دن بعد بلایا تھا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہ واپس آئی تو شہباز کو پایا۔ شہباز جابر بابا سے کوئی بات کر رہا تھا۔ بابا نے مجھے سختی سے اندر جانے کو کہا۔ میں اندر تو چلی گئی، لیکن میرا دل باہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ بابا انتہائی تکبر سے شہباز کو جھاڑ رہا تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے شہباز کو شکستہ قدموں سے باہر جاتے دیکھا۔ اس کی اتنی توہین دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح عقبی دروازے سے نکل کر سامنے پہنچ گئی۔ شہباز نے مجھے دیکھا اور بھونچکا سا رہ گیا۔ میں تیزی سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے لے چلو شہباز، اس دنیا سے دور، جہاں پر محبت کے دشمن نہ ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے شہباز کو دیکھا اور اس کے ساتھ پرانے قلعے میں آ گئی۔ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی عزت ڈھونڈنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہباز کی ماں بولی، ہم شادی کر لیں گے، پھر بابا کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ اگلے ہی دن شہباز کی ماں نے نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جیسے ہی نکاح خواہ آیا، میں نے دیکھا کہ جابر بابا ہاتھ میں رائفل لیے نکاح خواہ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بے غیرت، اپنے ماں باپ کی عزت کا تو پاس کر لیتی۔ بابا غصے سے چلایا، بابا، میں نے محبت کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ شرم کر نیچ، آج میں تیرے عاشق کو نہ چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر بابا نے رائفل لوڈ کر کے فائر کیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہٹا تو میرے سامنے شہباز کی لاش تھی اور بابا مجھے گھسیٹتا ہوا واپس شہر لے آیا۔ میری محبت کا خون ہو چکا تھا اور میں غصے اور انتقام میں دیوانی ہو رہی تھی۔ اسی رات میں نے اپنے ماں باپ کو زہر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی، اور جب سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ تو تم روح ہو؟ میں نے شمع کی آنکھوں میں دیکھتے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں ایک روح ہوں، اور جانتے ہو اس قلعے میں سارے لوگ مر چکے ہیں۔ کیا؟ میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ ابل پڑا۔ گویا لوگوں کی باتیں صحیح تھیں۔ پرانے قلعے اور اس کے اعتراف میں بد روحیں ہیں۔ جابر اور اس کی بیوی بھی بھوت تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ میرے ٹانگوں نے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تم بھاگ نہیں سکتے ڈاکٹر، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شہباز کی موت کے بعد میں دوبارہ بی اماں سے ملی اور انہی کے مشورے سے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، اور اس طرح میری روح آزاد ہو گئی۔ اور بی اماں نے مجھ سے کہا کہ 100 انسانی جانوں کی قربانی دوں تو شہباز زندہ ہو جائے گا۔ اس عمل کی شرط یہ تھی کہ عامل جسم کی قید سے آزاد ہو کر یہ عمل کرے گا۔ جس کی قربانی دیتی جاؤں گی، اس کی روح میرے غلام بنتی جائے گی۔ چنانچہ پہلی قربانی میں نے اپنے ماں باپ سے شروع کی، اور پھر قلعے کے سارے لوگ میرے غلام بنتے گئے، اور اب تم میری آخری قربانی ہو۔ اس کے بعد میں اور شہباز ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور بابا جابر میرے کہنے پر ہی تم کو لے کر آیا تھا تاکہ تم شکار بن سکو۔ یہ کہہ کر وہ اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ میں چکر کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک چبوترے پر بندھا پڑا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرا چبوترے پر شہباز کی لاش پڑی تھی۔ اگربتیوں کا خوشبودار دھواں پورے ہال کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ سامنے دور ایک بوڑھی عورت سیاہ لبادے میں ملبوس، سر پر لال ربن باندھے بیٹھی تھی۔ وہ ضرور بی اماں تھی جس نے شمع کو شرک کا راستہ دکھایا تھا۔ میں غالباً کسی قربان گاہ میں تھا۔ جس چبوترے پر میں بندھا پڑا تھا، اس پر جا بجا انسانی خون کے دھبے لگے تھے۔ شمع دھیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ جانتے ہو ڈاکٹر،
آج تمہاری موت میرے شہباز کو زندہ کر دے گی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ یہ بالی کا مندر ہے۔ یہاں دیوی کے سانے اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جو محبت میں ہار جاتے ہیں۔ تم نے دنیاوی محبت کے لیے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شیر کا راستہ چنا۔ یاد رکھنا، شکست ہمیشہ باطل کی ہوتی ہے۔ میں نے کراہتے لہجے میں کہا۔ شمع کو کہنا چاہتی تھی کہ بی اماں نے منتر جنتر شروع کر دیے، اور اچانک میں نے دیکھا کہ شمع کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی، اور وہ تلوار لیے میرے جانب بڑھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں حقیقی معبود اللہ کو پکارنے لگا۔ میری پکار رائے گاہ نہ گئی، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرو اور پھر دیکھو۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک ایک چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں نے بوکھلا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ بی اماں اور شمع کے جسموں کو آگ لگ چکی ہے اور شہباز کی لاش غائب ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ مندر کی دیواریں گر رہی تھیں۔ مجھے زور کا چکر آیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اتنا دیکھا کہ بی اماں اور شمع کے جسم راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پارک میں بینچ پر لیٹا ہوا پایا۔ شاید میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی۔ کئی ماہ تک یہ کیفیت طاری رہی۔ ہوش آیا تو چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ اب یہ سب خواب سا لگتا ہے۔